मेरा नाम है कुलदीप और आज कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 फंक्शन का। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फंक्शन पढ़ने से पहले सेट और रिलेशन आपने पढ़ा हो। अगर किसी लेक्चर से नहीं तो कम से कम आपने किसी बुक से तो पढ़ा हो कि हाँ मतलब पता तो हो कि सेट और रिलेशन होता क्या है, तब आप फंक्शन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीधा फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो बात कर हैं, देखो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी हाँ फंक्शन क्या होता है। हम ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है कि फंक्शन का होता क्या है, फंक्शन का यूज क्या है और हमारे रियल लाइफ में क्या है, बस लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे बेहतरीन तरह से और क्या थ्योरी भी समझाई जाएगी। फिर बात करते हैं फंक्शन की। हाँ फंक्शन है क्या। देखो हमने सेट पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़ा, अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, यानी जो हमारा एक रिलेशन होगा जो उसमें एक स्पेशल होगा उसे क्या कहेंगे फंक्शन, या और क्या कह सकते हैं एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी जो हमारे ऑर्डर पेयर बन के आते हैं जैसे 1 2 2 1 3 1, जैसे ये बन के आते थे जैसे ए बी एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये क्या हमारे ऑर्डर पेयर जैसे 1 2 2 3 3 1, इस तरह के ऑर्डर पेयर का जो हमारा सेट होगा उसे क्या कहेंगे हम फंक्शन कहेंगे। अब देखो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जो हमारे सेट होते हैं, एक हमारा एम्प्टी सेट होता है फिर एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। वैसे तो कई तरह के सेट होते हैं। एम्प्टी सेट होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता, नॉन एम्प्टी क्या होते हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट होता है। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी हमारे पास क्या होंगे सेट ए होगा, चलो उसमें एलिमेंट मान लो 1 और 2, और एक हमारे पास सेट बी होगा, एलिमेंट मान लो उसमें 3 और 6। ठीक है, हमारे पास दो क्या है सेट है, एक सेट ए एंड सेट बी, और दोनों क्या है नॉन एम्प्टी सेट है बिल्कुल। फिर ये क्या कह रहा अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन बना लो सेट ए से सेट बी तक। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं हम, ए क्रॉस बी करके। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, a relation from set A to set B such that a subset of A cross B, A cross B क्या है, a relation from A to B is called a function या मैपिंग या मैप from A to B। तो पहले मैं इनका रिलेशन बना के दिखाता हूँ। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ और 2 का रिलेशन 6 के साथ। तो देखो इसने कहा था ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हाँ बिल्कुल ए रिलेशन बनेगा सेट ए टू सेट बी। फिर क्या कह रहा, ये कह रहा सच दैट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन, यानी अगर मैं इसमें से क्या उठा लूं, ए सबसेट उठा लूं। सबसेट क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट उठा लो। देखो यानी अगर हम मैं ये कह लूं सी ले लूं, हमारे पास एक सी सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 9, और मैं कह लगूं हमारे पास मैंने डी सबसेट बनाया, क्या उठाकर एक मैंने डी सेट बनाया है 3 और 5 लेकर। तो आप देखो ये जो एलिमेंट है इससे ही उठाए गए हैं, तो ये जो हमारा डी होगा ये सबसेट होगा सी का। ठीक है, चलो इसे ऐसे करते हैं। ये क्या कह रहा, फिर ये कह रहा ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन या मैप या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ, यानी अगर हम इसका कोई सा भी उठा लें, मानो हमने उठा लिया ये, इसे उठा लो 2 और 3 को, हमने 2 और 3 उठा लिया, उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में लगा दे तो क्या कहलाता है केवल पेयर। अब हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ये कर ली ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा ये सबसेट, ये सबसेट होगा, इसे चाहे सी नाम दे दो या नाम मत दो एज यू विश। ठीक है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो हमारा ये क्या ए, ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो क्या टू बिलोंग कर रहा है सेट ए से, हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है ये बी बिलोंग्स टू बी, और जो हमारा ये बी है ये बिलोंग कर रहा है बी को, हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बी को। सच दैट ए बी जो है ना हमारा पेयर बन कर रहा वो बिलोंग कर रहा है एक फंक्शन को। तो ये जो हमारा वो है एक पेयर है, ये किसको बिलोंग कर रहा है ये और दिखाना, एक फंक्शन को दिखा। तो ये किस तरह के फंक्शन को बिलोंग कर रहा, देखो ये इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है कि जो हमारा y है, देखो x और y या कह दो a और b, तो जो हमारा b है वो a से एक ज्यादा है, ये क्या 3 है क्या 2, यानी b 1 से
बी ए से एक ज्यादा है यानी 1 ज्यादा है, तो ये क्या है फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो, देखो ये फंक्शन है f इक्वल टू ए बी सच दैट b इक्वल टू ए प्लस 1, यानी b a से एक ज्यादा। ठीक है, इसे भी तोड़ के लिख लो चाहे, तो इस तरह का फंक्शन है ये। तो बिल्कुल ये जो हमारा पेयर है, या कह दो ये सबसेट जो है पूरा, ये हमारा बिल्कुल इस फंक्शन को फॉलो कर रहा। हाँ बिल्कुल कर रहा। और जो अगर हमारा देखो इस तरह से आ जाए कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, तो बी और सी हमारे इक्वल होंगे। तो ये तो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसे दोबारा समझ लेते हैं एक बार। ये कह रहा अगर हमारे पास सेट ए है एंड सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी। ये हमारा सेट ए था, ये सेट बी था, एक रिलेशन होगा क्या ए टू बी। फिर हमने क्या करा, एक सबसेट उठा लिया, फिर हमने सबसेट में देखा क्या क्या ये एक रिलेशन फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। हाँ ये रिलेशन फॉलो कर रहा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, आप इनमें से कोई से उठा लोगे, उनमें रिलेशन चेक कर लेना कि हाँ वो फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, फिर देख लेना। अगर देखो हम इन्हें देखने लगे ना, सारों को भी देख सकते हैं कि रिलेशन है या नहीं है। अभी तो फिलहाल आप इतना समझ गए, अगले क्वेश्चन में समझते हैं और। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। देखो इसका एक और मतलब है कि अगर मानो हमारे पास दो पेयर आ जाए एक जैसे ये और ये, यानी ए बी की तरफ जा रहा और ए का रिलेशन सी के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा बी इक्वल टू सी हो। लेकिन अगर हमारा बी इक्वल टू सी नहीं है और रिलेशन में ए बी वाला पेयर भी आ रहा है और ए सी वाला पेयर भी आ रहा है, और हम ये कह दें बी और सी अलग अलग है, कैसे देखो, मैं कह दूं कि रिलेशन में क्या आ रहा है, जैसे आप इसे ही देखो, ए और ये क्या हमारा 1, ये 3, ये 1 और ये 6, लेकिन ये 3 और 6 तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये पूरा फंक्शन है, रिलेशन है। जो ए क्रॉस बी है हमारा, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 के साथ भी जा रहा है और 1 6 के साथ भी जा रहा है। लेकिन हमने रूल यहाँ क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास ए बी पेयर है और वो क्या है, बिलोंग्स टू फंक्शन यानी फंक्शन में है, और अगर हमारे पास ए सी वाला पेयर है वो बिलोंग्स टू फंक्शन यानी फंक्शन में है, तो बी और सी हमारा इक्वल होना चाहिए। तो क्या 3 और 6 इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या है, ये पूरा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमने इसका एक पेयर उठाया फिर पेयर को चेक किया तो ये फंक्शन है। इसे और डिफाइन करके लिखवाता हूँ, बस इसे पॉज कर लो। तो बात करते हैं हम फंक्शन एज ए मेथड। देखो अगर तुम्हें फंक्शन वर्ड खटकता है तो उसे कह सकते हो तुम मेथड, कि फंक्शन क्या एक मेथड है या फंक्शन क्या एक रूल है। ठीक है, कि हम x डालेंगे और y की वैल्यू क्या आ जाए, 2x हो जाए, मतलब 25 दिन में पैसा डाल, ऐसी वाली बात। यानी फंक्शन क्या एक मेथड है या रूल कह दो। ठीक है, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। लेट a and b टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then a function f from a to b in a rule या method which associate element of set a to element of set b। ये कह रहा है कि जो हमारा सेट a के एलिमेंट, देखो एक मान लो सेट a, ये हमारा सेट a है, इसमें एलिमेंट हो गया हमारे a b c d। ठीक है, ये हमारा सेट b होगा, इसमें एलिमेंट हो गया हमारे x y z, a को ले लो w। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट हो गए। फिर ये क्या कह रहा कि लेट a and b टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इन ए रूल या मेथड व्हिच एसोसिएट, यानी जो जोड़ता है एलिमेंट ऑफ सेट a टू सेट b, यानी ऐसा रूल जो सेट a के एलिमेंट को सेट b के एलिमेंट से जोड़ेगा यानी एसोसिएट करेगा, उसे क्या कहेंगे, हम फंक्शन कहेंगे। तो मान लो यहाँ पे इसमें और इसमें कोई रूल लग रहा है जिसे कह रहे हैं हम f रूल से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हम फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल के द्वारा भी समझ लेंगे। और फिर बात करते हैं सच दैट, यानी क्या क्या रूल फॉलो होना चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक मिनट रुको, लो घर के बच्चे शोर करते रहते हैं। Z, देखो रूल क्या हमारा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये कह रहा है कि जो सेट ए के एलिमेंट है ना, कैसे ऑल एलिमेंट सेट ए के एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। लेकिन सारे, यानी अगर एक भी रह गया ना तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे, यानी सबका रिलेशन बनना चाहिए। जिसका रिलेशन नहीं बना, जो सिंगल रह गया, फिर हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे।
फिर ये क्या करा, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी जो सेट ए का एक एलिमेंट है ना वो सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़े, ऐसा नहीं बी के इस एलिमेंट से भी जुड़ गया और दूसरे से भी जुड़ गया, दो वाला रिलेशन नहीं चलेगा, केवल एक ही रिलेशन चलेगा जिसे हम लॉयल रिलेशन कहते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जांपल के तरीके से, ठीक है, इसे मैं साफ कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से एग्जांपल लिख सकूं। एक हमारे पास ये होगा सेट ए और ये होगा हमारे पास सेट बी, ठीक है, इसमें ए बी सी डी और ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू नीचे ले लो, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू पहले आता पता है नहीं। ये कह रहा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी अगर हम ये कर दें, इसे मिटाना दो, अगर मैं ये कर दूं ए का रिलेशन एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का डब्ल्यू के साथ, तो क्या सबका रिलेशन हो गया? नहीं, देखो कौन रहेगा, डी रह गया। तो क्या ये जो हमारा रिलेशन बना क्या एक फंक्शन है या नहीं है? देखो रूल पढ़ो, ये क्या कह रहा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंटों का क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव नहीं जुड़े होने चाहिए एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़ गए सेट बी से? नहीं जुड़े, कौन रहेगा, ये भाई सब सिंगल रह गए। जब ये भाई सब सिंगल रह गए हमारे सलमान सर की तरह, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। अगर डी भी किसी के साथ जुड़ जाता तो ये बिल्कुल फंक्शन होता, हमारे से दुश्मनी थोड़ी ना, हम तो चाहते हैं ये फंक्शन हो, ठीक है। फिर बात करते हैं, फिर अगला लेते हैं, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ये क्या हमारा ए बी सी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हमारे लो, ठीक है। मानो ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया और सी होगा हमारा डब्ल्यू के साथ अटैच। अब ये कौन रह गया, ये रह गया। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि देखो रूल में केवल सेट ए के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हमारा फंक्शन, ये फंक्शन कैसे है हमारे, ये फंक्शन है f such that a tends to b, यानी एक फंक्शन है a to b में। तो बस हमारा a से मतलब है कि जो सेट a का एलिमेंट है ना वो सिंगल ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए ये तो फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल रह गया। लेकिन देखो जो हमारे सेट a के एलिमेंट है वो तो सारे जुड़ गए, उनका तो रिलेशन बन गया, तो ये हमारा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, फंक्शन टेंड्स टू a टेंड्स टू b सच दैट, ठीक है, यानी a से b में क्या है, फंक्शन है ये। देखो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, केवल सेट ए के बारे में लिखा हुआ, एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अगर ये खाली रह जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे जो सोसाइटी के लोग हो उनका रिलेशन बन गया, इससे अच्छी बात नहीं है। कल को दावत तुम्हारी पक्की। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ए बी सी डी और ये एक्स वाई जेड। किसका एग्जांपल दे रहा हूं, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखो अगर मैं ये कहूं इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इस डब्ल्यू के साथ भी, फिर बी का वाई के साथ और सी का जेड के साथ, ठीक है। जेड ज्यादा छोटा लिख दिया क्या, सी का जेड के साथ, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? देखो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी जो हमारी ए की इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, नहीं एक होनी चाहिए। लेकिन देखो ए तो एक्स से भी जुड़ रहा है और ए हमारा डब्ल्यू से जुड़ रहा है, और पीछे भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे दो पेयर बनने, जैसे ए बी फंक्शन में है और ए सी बी फंक्शन में है, तो ये केवल फंक्शन तभी कहलाएगा अगर हमारा बी और सी इक्वल है। लेकिन यहां हमारे एक्स तो एक अलग एलिमेंट है, डब्ल्यू भी एक अलग एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। देखो एक से जुड़ा होना चाहिए, मतलब जो हमारा ए है ना वो केवल एक से, ये इससे जुड़ गया ना, ये इनने काम खराब कर दे, डबल पे चांस मारना, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है।
लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता, उल्टा कैसे, ये हमारा ए सेट, ये हमारा सेट बी, ये ए बी सी डी और ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता कि ए एक्स के साथ, बी वाई के साथ, सी जेड के साथ और डी बी जेड के साथ, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसने केवल इसके बारे में बोला, सेट ए के बारे में बोला कि सेट ए एक अलग एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। देख सी बी जेड से जुड़ा हुआ, डी बी जेड से जुड़ा हुआ, कोई बात नहीं है। दिक्कत वाली बात कब है? जब हमारे सेट ए के एलिमेंट दो से जुड़े अलग अलग। लेकिन अगर हमारे सेट ए के, देखो सेट ए का ये तो इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी ये तो सेट है, ये हमारा सेट नहीं है, और ये वाला हमारा सेट है, ये मतलब ये वाला फंक्शन, सॉरी ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं, ये क्या हमारा नॉट, ये तो फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है। ये वाला, ये नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये दो से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये वाला फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, ठीक है। आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। तो देखिए, वैसे तो हमारे क्लास 11 एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये है कि x और y बिलोंग कर रहे हैं 1 2, मतलब ये हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन द गिवन सेट। ये क्या हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं, सेट, ये फंक्शन नहीं है कि f देखिए हाँ फंक्शन है, ये क्या हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं। हमें चेक करना कि इन रिलेशन में कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो बात करते हैं, ठीक है। पहले हम f1 बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो देख के बताना मुश्किल है, तो हम बना लेते हैं पहले इनका रिलेशन, कि जो हमारा f1 है उसे कैसे लिखेंगे हम f1 को। ये कह रहा है f1 क्या है, f1 है x और y का ऑर्डर पेयर, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें हमारा y x से एक ज्यादा है। असली फील ये होती है, ऐसा नहीं बस क्वेश्चन करा दो। तो f1 क्या है, ऑर्डर पेयर है, कैसे ऑर्डर पेयर है, जिसमें y हमारा x से एक ज्यादा है। तो हम बनाते हैं, तो हमने माना y, अगर हम x लेंगे क्या 1 लेंगे, तो y कितना हो जाएगा, देखो x 1 लिया, 1 + 1 यानी 2, फिर x की जगह हम 2 लेंगे तो y की जगह 3, फिर x की जगह 3 लेंगे तो y की जगह 4, फिर x की जगह 4 लेंगे तो y की जगह 5। लेकिन क्या y है 5 है क्या, y कहां तक है, केवल 4 तक, ठीक है। तो बस इतना ही आएगा। फिर बात कर लेते हैं हमारे सेकंड की, f2 की। f2 क्या है हमारा, f2 क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। कैसे ऑर्डर पेयर, जिसमें x और y का अगर हम सम करेंगे तो उनकी वैल्यू 4 से ज्यादा आएगी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। तो देखो, अगर मैं x की जगह 1 लूं और फिर y की जगह 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 तो 3 होता है और 1 3 4, लेकिन लेना क्या है, 4 से ज्यादा आना चाहिए x और y का सम करके, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या लिया, 1 लिया, तो y की जगह 4 लेना पड़ेगा। फिर x की जगह 2 लोगे तो y की जगह क्या ले सकते हो, y की जगह 3 ले सकते हो आप, क्योंकि 2 3 यानी 5। फिर 2 के साथ क्या ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो, बिल्कुल। फिर x की जगह क्या ले सकते हैं, 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि 5 है ही नहीं हमारे पास, तो फिर x की जगह हम 3 ले लेंगे। तो देखो क्या हम 1 ले सकते हैं, 3 1 4, लेकिन 4 से ज्यादा आना चाहिए, यानी 3 के साथ 2, ठीक है। फिर 3 के साथ क्या ले सकते हैं हम, 3 भी तो ले सकते हैं, फिर 3 के साथ 4। अब कोई कह लेगा 3 और 3 क्यों लिया, अरे x की जगह है ना, x के पास है 3, हाँ बिल्कुल है, y के पास है 3, हाँ बिल्कुल है, तो ले सकते हैं। फिर बात करते हैं जो हमारा रिलेशन दिया हुआ थर्ड, जो हमारा रिलेशन थर्ड दिया हुआ ये क्या है कि f3 क्या है, एक x y का पेयर है जहां हमारा y x से छोटा है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, y हमारा x से छोटा होना चाहिए, तो x अगर हम 1 लेंगे तो y की क्या लेंगे, 0 0 तो है ही नहीं, तो नहीं ले सकते, तो x की जगह 2 लेना पड़ेगा, फिर y की जगह 1, बिल्कुल। फिर क्या ले सकते हैं हम, फिर इसकी जगह 3 लेंगे x की जगह, तो क्या ले सकते हैं y की जगह 2,
और 1 भी ले सकते हैं, ठीक। और फिर x की जगह 4 लोगे तो 4 के साथ 1 भी ले सकते हो, 4 के साथ 2 भी ले सकते हो, और 4 के साथ 3 भी ले सकते हो। 4 के साथ 4 नहीं ले सकते क्योंकि कोई अपने से ही छोटा थोड़ी ना हो सकता है। तो देखो ये वाली चीज पूरी, ये क्या इसमें क्या था f3 में कि जो हमारा y है वो x से छोटा होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे जितने भी y हैं वो अपने x से छोटे हैं, वो वाले x नहीं, ये वाले x, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ की, जो हमारा F4 रिलेशन है। देखो इन्हें लिखते बस क्वेश्चन हो गया। F4 की बात करें तो हमारा F4 क्या है, एक्स वाई का एक ऐसा पेयर है जिसमें हम अगर एक्स वाई का ऐड करें तो वो 5 आएगा। तो हम x की क्या ले सकते हैं, अगर 1 लेंगे तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा 4, x की जगह क्या लिया 1, फिर y की जगह 4, 1 और 4 ऐड करके 5 आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर x की जगह हम 2 ले लगे तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा हमें 3, फिर 2 के साथ 4 थोड़ी ना ले सकते हैं, ऐसे ही। फिर x की जगह ले लो 3 लो, फिर y की जगह क्या लेना पड़ेगा 2, फिर तुम x की जगह क्या लोगे 4, फिर y की जगह 1, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गए। अब बात, अब इन्हें चेक तो कर लो रिलेशन है तो मतलब फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन तो है, सारे हैं। देखो ये क्या है हमारा f1 1 और 2 2 3 3 और 4। तो हमारा पहला लॉ क्या था, पहला लॉ था ये कि जो हमारे सेट ए के एलिमेंट है ना, तो सेट ए लिख देना ना, हम लिख देते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। देखो सेट ए क्या, जिसमें हमारा x बिलोंग करता है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, और सेट बी जिसमें हमारा y बिलोंग करता है, यानी 1 2 3 4, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा पहला लॉ ये था कि जो हमारे सेट ए के एलिमेंट है इनमें से कोई सिंगल ना रहे, यानी सबका रिलेशन बने, और सबका रिलेशन बना नहीं बना इसमें चेक करते हैं। देखो 1 का बना, हाँ बना, 2 का बना, 3 का बना, बना, 4 का नहीं बना, ये वाले भाई साहब 4 तो सिंगल ही रह गए। देखो ये जो 4 है ये तो इसका 4 है, इसका 4 कहां है, इसका 4 तो इसमें ही आएगा ना शुरू में, तो इसका 4 नहीं है, तो ये क्या नहीं है हमारा, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। चाहो तो आप इसे जैसे मैंने पहले करके दिखाया था ना, ऐसे गोले गोले बना के फिर उनकी मैपिंग करवा के, आप मैपिंग मेथड से भी देख सकते हैं, जो हमारा 4 है वो सिंगल रह जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं F2 की। हमारा पहला लॉ क्या था कि सबके रिलेशन बनने चाहिए जो हमारे सेट ए में है, तो वो चेक कर लेते हैं, 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना, 4 कहां गया। हमारा F2 क्या था कि y हमारा x से छोटा होना चाहिए। फिर x इक्वल टू हमने क्या लिया, x इक्वल टू हमने 4 नहीं लिया, एक मिनट, ये रहा x प्लस वाई ऐड करो तो 4, तो ले सकते हैं हम, एक मिनट को, यानी x की क्या ले लो 4 ले लिया, फिर क्या ले सकते हैं हम 1 ले सकते हैं, और 4 2 भी ले सकते हैं, और 4 3 भी ले सकते हैं, और 4 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में टाइम लिखना। तो देखो सबके रिलेशन बनने हैं, हाँ बिल्कुल बनने हैं। फिर दूसरा रिलेशन क्या था हमारा, दूसरा जो हमारा लॉ था वो ये था कि अगर ए बी हमारे में क्या है पेयर है जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे एफ को यानी फंक्शन को, और हमारे पास ए सी वाला भी पेयर है वो बिलोंग कर रहे हैं एफ को, तो ये तभी हमारा फंक्शन होगा अगर हमारा बी इक्वल टू सी हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो देखो F2 में जाए तो A 4 के साथ जा रहा, तो क्या 1 हमारा और किसी के साथ जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। फिर 2 को देखो, इससे करो, 2 हमारा 3 के साथ भी जा रहा है, और 2 हमारा 4 के साथ भी जा रहा है। जैसा हमारा A B बिलोंग्स टू F और A C बिलोंग्स टू F, लेकिन यहाँ B इक्वल टू C है तभी फंक्शन कहलाएगा। लेकिन क्या 3 इक्वल टू 4 है, 3 इक्वल टू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। चाहे आप यहाँ लिख लो, हमारा 3 2 के साथ भी जा रहा है, हमारा 3 3 के साथ भी जा रहा है, और हमारा 3 4 के साथ भी जा रहा है, यानी ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि वरना 2 3 और 4 ये इक्वल थोड़ी ना हो जाएंगे, तो कांस्टेंट है, इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये क्या हमारा फंक्शन नहीं है। ऐसे ही इनके साथ है कि ये भी फंक्शन नहीं है हमारा, यानी पूरा हमारा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो नॉट
ए फंक्शन। ठीक है, ये हरामी लोग नहीं करेंगे ना एक साथ एक साथ रिलेशन। फिर बात करते हैं हम F3 की। अब देखो पहला लो था हमारा कि सबका रिलेशन बनना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 2 का बना, 3 का बना, 4 का बना, 1 का कहां है? 1 का रिलेशन बना, ये वाला 1 तो इसका है। इनका रिलेशन बने या ना बने हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सेट ए के एलिमेंटों की हमने गारंटी ली है भाई हमारा, हम तुम्हारा रिलेशन बनवाएंगे जरूर। लेकिन जब नहीं बना तो ये तो गुस्सा होगा। तो यहां पर हमारा 1 का रिलेशन नहीं बना। जब 1 का रिलेशन नहीं बना, जहां पर हमारा 1 बिलोंग करता है सेट ए को, तो सेट ए का जो हमारा 1 है उसका रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है? नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन। फिर बात कर लेते हैं हम इसकी। अब देखो पहला लो क्या कि सबका रिलेशन बने, 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना, 4 का बना, सबका बना, यानी पहला लो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड लो क्या है हमारा कि अगर हमारे पास दो पेयर है, ए बी के साथ, ए सी के साथ, तो ऐसा तभी हो सकता है अगर हमारा बी इक्वल टू सी हो। ठीक है, यानी ए हमारा दो दो के साथ नहीं जा सकता, जैसा ऊपर वाले के साथ गया। तो देखो 1 4 के साथ गया, तो क्या 1 किसी और के साथ गया? नहीं गया। 2 3 के साथ गया, क्या 2 और किसी के साथ गया? बिल्कुल नहीं गया। 4 1 के साथ गया, तो जो हमारा 4 है वो और किसी के साथ गया? नहीं गया बिल्कुल। यानी ये क्या है? हमारा फंक्शन है, ये बिल्कुल आइडल है, बिल्कुल ये बिल्कुल लोअर लो है, और ये लो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप पॉज करो, इसे नोट करो। तो आते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? ये हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्राफ होते हैं या कोई ऐसी इक्वेशन होती है जिसे सोल्व करना मतलब एक मुश्किल सा टास्क हो जाता है कि हाँ हम इनके सेट ए बनाए, सेट बी बनाए, फिर चेक करें कि फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में कैसे आ गया? फंक्शन का और इसका क्या रिलेशन? देखो फंक्शन का रिलेशन क्या है? फंक्शन क्या है हमारा? ऑर्डर पेयर है, यानी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है। क्या है? फंक्शन लिख दिया। फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे 2 3 फंक्शन क्या है? एक सेट है ऑर्डर पेयर का। और ऑर्डर पेयर क्या होते हैं हमारे? ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये क्या हमारा 2 3 वाला पॉइंट, और ये क्या हमारा 3 2 वाला पॉइंट। तो ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं। इन्हें ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे पेयर जिनमें हमारा ऑर्डर मायने रखता है, इसलिए मैंने ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, और इनका ही सेट क्या कहलाता है? हमारा फंक्शन कहलाता है। और कोई देखो, चलो इससे ही समझाता हूं तुम्हें। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? यानी ये हमारे क्या दिए हुए? ग्राफ दिए हुए हैं। अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करेगी, एक से ज्यादा बार कट करेगी, तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन कब है? अगर केवल एक वर्टिकल लाइन फंक्शन को एक बार कट कर रही है, ठीक है, तो वो फंक्शन है। जैसे अगर मैं इसकी वर्टिकल लाइन खींचू, ऐसे ड्रॉ करी मैंने, तो एक बार यहां कट कर दिया, एक बार यहां कट कर दिया, तो नॉट ए फंक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी। अगर मैंने यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो एक बार यहां कट किया, एक बार यहां कट किया, तो नॉट ए फंक्शन। फंक्शन कब है? जब केवल एक बार कट करे। अब तुम देखो यहां ड्रॉ कर लो, तब भी एक बार ही कट कर रहा है, यहां ड्रॉ करोगे तब भी एक बार ही कट कर रहा है, यहां ड्रॉ करोगे तब भी एक बार ही कट कर रहा है। यानी ये क्या फंक्शन है? ये क्या है? हमारा फंक्शन है। यहां ड्रॉ करोगे तो देखो तो एक से कई बार वो कर रहा इंटरसेक्ट, तो ये क्या है? नॉट ए फंक्शन। ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया। लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे कि अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है, तो हम इसे फंक्शन क्यों नहीं कह रहे? आखिर लॉजिक क्या है? तो देखो, जैसा तुमने पहले ही पढ़ा था कि अगर मानो मैं कहने लगूं कि एक फंक्शन ए क्रॉस बी लिख रहा है हमारा, ठीक है, या कोई ऐसे ही सेट मान लो जिसे 2 3 भी लिख रहा है, और 2 1 भी लिख रहा है, और 3 1 भी लिख रहा है।
तो आप बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2 हमारा 3 के साथ भी जा रहा है और 2 हमारा 1 के साथ भी जा रहा है। यानी ये जो हमारा x, ये क्या होता है हमारा x, ये क्या होता है हमारा y, क्योंकि हमारा जो x है वो 2y के पास जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब देखो, अगर मानो ये क्या है हमारा, इसे 4 मान लो कि ये जो हमारी x की दूरी है ना, ये क्या है हमारा 4, ये क्या है हमारा 4, और यहां पर हमारा y क्या है 0। ठीक है, यहां देखो, यहां पर हमारा x क्या हुआ इस लाइन पर, यानी 4, और y क्या मान लो 5। फिर यहां देखो, इस वर्टिकल लाइन पर ये जो हमारा x है यहां 4 होगा, बिल्कुल। यहां y क्या मानोगे, -5, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में, -5 मान लो, -4 मान लो, -6 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, इसे साफ कर दूंगा। तो ये जो ग्राफ है ये है, ये वाला, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये इसको ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, 2 बार कट कर रही है। कहां पर? एक तो 4 5 पर और एक 4 -5 पर। यानी कौन से हमारे कोऑर्डिनेट आए, एक तो 4 5 और एक 4 -5। और ये कोऑर्डिनेट पेयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पेयर होते हैं हमारे, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर। और सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है हमारा, फंक्शन। तो चेक करो क्या ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे 2 3 के साथ भी जा रहा, 2 1 के साथ भी जा रहा था, ऐसे ही 4 5 के साथ भी जा रहा और 4 -5 के साथ भी जा रहा, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये कब होता फंक्शन, अगर हमारा 5 और -5 इक्वल होता। मैंने तो आपको पहले बता दिया ना, ए बी अगर बिलोंग कर रहे हैं एफ को और ए सी बिलोंग कर रहे हैं अगर एफ को, तो ये हमारा फंक्शन होगा, तभी जब अगर हमारा बी इक्वल टू सी होगा। तो ये इसलिए हमारा फंक्शन नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का भी लॉजिक ये है कि आप देखो यहाँ पर x की एक ही, इस वर्टिकल लाइन पे x की केवल एक वैल्यू है, ये यहां से, लेकिन y की देखो, एक तो ये होगी और एक ये होगी, यानी बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन बन जाएगी। यहां पर केवल एक बार कट कर रहा है, यानी एक x के साथ एक अलग y, एक x के साथ एक अलग y, यानी ये वाला फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो इसे पॉज करो, नोट करो। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फंक्शंस का। तो जानते हैं डोमेन एंड रेंज होता क्या है। तो लेट f यानी फंक्शन, एक हमारा फंक्शन है जो सेट a टू सेट b है, देन द सेट ऑफ a इज नोन एज द डोमेन ऑफ f एंड सेट ऑफ b इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ f, द सेट ऑफ ऑल f इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ a इज नोन एज द रेंज ऑफ f। देखो अभी से मैं, ये हमारा फंक्शन है जो a टू b जा रहा है। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं जो हमारा पूरा सेट a है ये हमारा कहलाएगा डोमेन, और ये कहलाएगा हमारा कोडोमेन। ये वाली बात है। अब रेंज क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्योंकि हम सब सारी चीज एग्जांपल से समझेंगे, कि जो हमारा सेट a है वो क्या है, -2 -1 0 1 और 2, ये क्या हमारा सेट हो, ये सेट a के एलिमेंट। अब ले लेते हैं हम b क्या है हमारा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर जो हमारा a और b फंक्शन क्या होता है, जो सेट a के एलिमेंट को सेट b से के एलिमेंटों से जोड़ता है या एसोसिएट करता है, उसे क्या कहते हैं, फंक्शन। तो एक फंक्शन है a टू b, फंक्शन क्या है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, चलो समझ गए। तो अब देखो, ये जो एक सेट a के एलिमेंट है ना, इन्हें क्या कहेंगे हम, डोमेन कहेंगे, और जो सेट b के एलिमेंट है ये क्या है हमारे कोडोमेन। यानी अगर हम ऐसे बनाना चाहें, कैमरा चल रहा है यानी अगर हम सेट a के एलिमेंट बनाना चाहें यहां से ऐसे, तो क्या है -2 -1 0 1 और 2, सेट b के एलिमेंट ये रहे 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो ये एक फंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं,
जो क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाते हैं हम। तो देखो क्या आएगा, जो हमारा इसका क्या निकल के आएगा, फंक्शन निकल के आएगा। देखो जब आप -2 इसमें रखोगे एक्स में, जब -2 आप एक्स में रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। यानी जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर करो। देखो x की जगह रखा -2, तो यहाँ क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर, यानी क्या आया 4। जब आपने -2 रखा तो क्या आया, 4 आया, बिल्कुल। फिर आप -1 रखोगे तो देखो अब क्या रखो, f -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर, यानी क्या है हमारे पास 1, तो 1। फिर 0 का स्क्वायर करोगे, यानी 0 का 0 के साथ। फिर 1 रखोगे एक्स की जगह, जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1। फिर यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 2। तो हमारे पास ये क्या आएगा, जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन आ गया पूरा, कि जब -2 होगा तो 4 पर जाएगा, -1 होगा तो 1 पर जाएगा, 0 होगा तो 0 पर जाएगा, 1 होगा तो 1 पर, 2 जाएगा तो 2 पर। यानी अगर हम इनकी मैपिंग करें तो -2 किस पर जा रहा है हमारा, 4 पर। फिर -1 किस पर जा रहा है, 1 पर। फिर ये जो 0 है ये किस पर जा रहा है, 0 पर। फिर 1 किस पर जा रहा है, ये भी 1 पर। और हमारा 2 किस पर जा रहा है, 4 पर। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सा एलिमेंट बचे रह गए, कौन कौन से नहीं। तो जो हमारे सेट बी के एलिमेंट है वो क्या है, पहले सेट ए के देखो, जो सेट ए के एलिमेंट है वो क्या है, -2 -1 0 1 और 2। जो सेट बी के एलिमेंट है वो क्या है हमारे 0 1 2 3 4 और 5। अब जो हमारा फंक्शन बना है उसके एलिमेंट के मतलब इसके देखो, देखो एक चीज समझो, ये क्या है, जो हमारे सेट ए के एलिमेंट है ये है हमारे डोमेन, डोमेन। ठीक है, या तुम इसे डी से दिखा सकते हो, डी से दिखा दो तो बेहतर रहेगा। जो हमारे सेट बी के एलिमेंट है ये है कोडोमेन, कोडोमेन। और बात करें हम रेंज की, रेंज मतलब कहां तक गया, जब हमने x की वैल्यू डाली तो वो फंक्शन कहां तक गया। तो देखो वो क्या है, रेंज के वैल्यू क्या है, 0 1 और 4, 0 1 और 4 रह गए, 3 रह गया और 5 रह गया। लेकिन कहां तक, 0 1 और 4, ये क्या हमारी रेंज है। देखो ये है पूरा डोमेन, ये है हमारा पूरा कोडोमेन। और एक के एलिमेंट का जिन जिन के साथ रिलेशन बन गया वो क्या है, रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या हमारी 0 के साथ रिलेशन बना, 1 के साथ रिलेशन बना और 4 के साथ रिलेशन बना, तो ये क्या हमारी रेंज है। ठीक है, ये डोमेन, ये कोडोमेन, और इसके जिन एलिमेंटों से ए के एलिमेंट एसोसिएट होंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी रेंज। ठीक है, इसे पॉज करो, नोट करो, आगे और एग्जांपल समझते हैं। तो देखो बात करते हैं हम अगले एग्जांपल पर। ये हमारा फंक्शन है जो सेट ए से रियल नंबर तक जा रहा है, यानी इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ए। कोडोमेन क्या होगी, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है सेट ए है। हमें फाइंड क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है, क्योंकि देखो कोडोमेन तो ये रही और डोमेन ये रहा, फाइंड करना है रेंज। तो क्या फाइंड करनी है आपको, रेंज। अब देखो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब आप x की वैल्यू क्या डालोगे, जब आप x की वैल्यू क्या डालोगे, -1 डालोगे। ठीक है, -1, तो आपने यहां -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या हो गया 2। तो जब -1 डालोगे तो रेंज क्या आ जाएगी, 2। ये क्या है हमारा डोमेन, ये क्या है हमारी रेंज। फिर जब आप डोमेन में क्या डालोगे, 0 डालोगे, तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या है 1।
तो जब आपने क्या डाली, 0 डाली डोमेन में, तो रेंज कितनी आई इसकी, ठीक है। फिर आपने डोमेन में क्या डाला, 2 डाला, फिर रेंज कितनी आई, 2 इसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो x की जगह 2 इसका स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या है 5। फिर ऐसे क्या डालोगे, जब आप 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 यानी 17। तो देखो ये जो है हमारे, ये क्या है हमारी डोमेन, और ये जो हमारे सेकंड नंबर पर ये क्या हमारी रेंज, ठीक है ना, ये क्या हमारी रेंज। अब देखो जो सेट ए के एलिमेंट थे वो क्या थे, ये, यानी डोमेन होगा, जो रियल नंबर है वो कोडोमेन, और रेंज ये निकल गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू 2, 1, 5 और 17, ठीक है। आप इसे पोज करो, नोट करो। तो देखिए पहले हम फाइंड डोमेन ऑफ रेंज ना, डोमेन एंड रेंज। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला हमारा फंक्शन है x-5 अपॉन x-4। डोमेन क्या होगी, डोमेन वो सारी x की वैल्यूज होंगी जिसके लिए हमारा fx क्या होगा, वैलिड होगा या डिफाइन होगा। तो हमारा फंक्शन कब डिफाइन नहीं हो सकता ये सोचना है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी लिख रहा है, देखो ये हर जगह डिफाइन है, बस एक जगह छोड़कर जहां पर हमारा ये जो क्या है डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी ये fx क्या होगा, परिभाषित मतलब वैलिड होगा फॉर ऑल। लेकिन यहां पर x-4 जो है ये हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा x-4 0 हो गया, मतलब ये जो पूरा डिनोमिनेटर में लिख रहा है ये, अगर ये हमारा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम इसके लिए, ये हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू x-5 अपॉन x-4 फॉर डोमेन x-4 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यानी x नॉट इक्वल टू 4 को इधर लेगा 4, यानी x की वैल्यू बस 4 मत रखना, बाकी तुम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन होगी इसकी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसे छोड़ के, 4 को छोड़ के, ऐसे लिखते हैं। यानी जो हमारी x की वैल्यूज है उनमें से 4 निकाल दिया हमने बाहर, इसलिए -4, ठीक है। अब बात करें रेंज की, कि रेंज कैसे निकालनी है। तो देखो जो हमारा फंक्शन लिख रहा, यानी fx इक्वल टू y रख दो, fx क्या हमारा x-5 अपॉन x-4, और इसके इक्वल टू क्या रख देना आपको, y रख देना, ठीक है। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है, तो x-5 क्या हो जाएगा, x की y में तो xy, 4 किस में 4y। फिर सारों को एक तरफ ले आओ, तो देखो जब इसे इधर ले आओगे, देखो अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, y की, y इक्वल टू x-5 x-4। अब क्या हमें ऐसा x लाना इधर कि केवल एक तरफ x आ जाए। तो देखो 5 को तो ले जाओ इधर, रेड से बताओ, 5 को ले जाओ इधर और इसे ले आओ इधर, क्योंकि अब क्या हमें x एक साइड लाना। तो देखो x xy को इधर लाओगे तो माइनस के xy, फिर 5 इधर चले जाएंगे तो 5 माइनस के 4y, ठीक है, बिल्कुल सही था। अब देखो x कॉमन करो तो x इक्वल टू 1 माइनस y इक्वल टू 5 माइनस 4y। अब ये जो 1 माइनस y लिख रहा है इसे आप फॉर्म में लिख दो,
यानी x इक्वल टू 5 माइनस 4y अपॉन 1 माइनस 5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे, इस बार हमारी x के टर्म में वैल्यूज आ गई। तो अब देखो ये क्या था, fx इक्वल टू वाई। जब हमने डोमेन निकाली थी तो हमने क्या कहा था कि ये वाली जो टर्म है या डिनोमिनेटर जो है फंक्शन कब वैलिड होगा हमारा, यानी कब डिफाइन होगा हमारा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो, यानी ये वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हमने fx इक्वल टू वाई रखा रेंज फाइंड करने के लिए, फिर हमने इसकी टर्म में वैल्यूज निकाली, y की टर्म में वैल्यूज निकाली, ये थी। अब देखो ये हमारा x कब डिफाइन होगा, जब हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा हो, नॉन जीरो, यानी ये चीज जीरो ना होनी चाहिए, यानी 1 माइनस वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये यानी y नॉट इक्वल टू 1। अगर y की जगह 1 रख दिया आपने तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है हमारा, इनफाइनाइट कर लो, नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड कहना ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेंज क्या है हमारी, रेंज क्या होगी, रेंज कोई भी रियल नंबर ले लो आप, लेकिन किसे छोड़ दो, 1 को। ठीक है, ये हमारा डोमेन होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 4 को निकाल दो बाहर, और रेंज क्या होगी, x बिलोंग्स टू, रेंज ऐसे लिखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और बाहर निकाल दो 1 को। ठीक है, क्योंकि अगर आप y इक्वल टू 1 रख दोगे तो वैल्यू नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी, ज्यादा लंबा तो हो गई है, आ जाएगा इसमें, चेक करते हैं फिर बाद में साफ कर लेंगे। अब देखो हमें पहले क्या करना, अगर आपको डोमेन फाइंड करने के लिए ना भी कहे, यानी अगर केवल वो ये कह दे फाइंड द रेंज, तो ऐसा ना आप सीधा ये करने लग जाओ, सबसे पहले आपको डोमेन ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा फंक्शन है ये कब नॉन डिफाइन हो सकता है, अगर हमारी इसकी वैल्यू है तो 0 हो, यानी अगर x माइनस 5, पहले अंडर रूट की बात लो, अगर ऐसे अंडर रूट x ही लिख रहा है और हम कहने लगे कि भाई ये एक फंक्शन है और ये बताओ कहां पर नॉन डिफाइन है, कहां पर नॉन डिफाइन है और कहां पर डिफाइन है। तो यहां पर देखो, अगर आप x की जगह 0 ले लो तो भी डिफाइन है, और x की जगह पॉजिटिव नंबर ले लो तो भी डिफाइन है, लेकिन आप x की जगह नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव नंबर ले लिया तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस वाली नंबर नहीं आते। देखो आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, यानी नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए कुछ भी। आप इसके अंदर 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो ये जो है हमारा x माइनस 5, ये कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने 0 लिख दिया तो 1 अपॉन 0 ये भी नॉन डिफाइन हो जाएगा, यानी x माइनस 5 कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं दे सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ठीक है, वैसे ये छोटी छोटी बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, यानी x माइनस 5 ऑलवेज पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 5 से ग्रेटर देन, यानी ये कह रहा कि ये हमारी क्या है, 5 है, और जो x की वैल्यू है वो हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिट। ये तो होगी हमारी क्या, डोमेन, ऐसे लिखते हैं डोमेन को, डोमेन ऑफ f, चाहे से दोबारा लिख दें। अब बात करते हैं हम रेंज की, कि अगर हम रेंज की बात करने लगे तो fx इक्वल टू वाई लिखते हैं रेंज के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसा, x की टर्म में, अब कैसा बनाना है, y की टर्म में, यानी 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इक्वल टू y, दोनों का स्क्वायर कर लो, यानी 1 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू y स्क्वायर, फिर इसकी तरफ मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, x और माइनस 5y स्क्वायर। अब क्या करो, ये इसके साथ होगा, हमें क्या करना
x को एक तरफ लाना। देखो जब हम इसके इक्वल टू y लेते हैं यानी y कैसा हमारा एक तरफ। अब क्या करना हमने, अब हमें x एक तरफ लाना यानी माइनस का 5y² जो लिखना है इसे धर लिया हो यानी 1 प्लस का 5y² और यहाँ क्या रहेगा y² x। ठीक है, अब y² को अपॉन में लेते हो यानी 1 प्लस 5y² अपॉन y² इक्वल टू x। अब देखो ये वाला फंक्शन हर जगह डिफाइन है, बस किस जगह डिफाइन ना कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए यानी y इक्वल टू क्या ना हो हमारा, y इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहां रेंज लिखने लगे, रेंज x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता कोई भी, लेकिन क्या निकाल दो बार जीरो नहीं हो सकता कभी। तो ये तो हो गया हमारी डोमेन और ये हो गया हमारी रेंज। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और देखो, यहां पर क्या लिया था हमने, पॉजिटिव नंबर लिए थे, क्योंकि यहां क्या ले सकते हैं पॉजिटिव, क्या नेगेटिव ले सकते हैं नहीं। ये क्या था हमारा पॉजिटिव, ऊपर भी क्या हमारा पॉजिटिव, और हमने डोमेन भी कैसे लिया पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये जो होगा ना ये आर पॉजिटिव होगा यानी रियल नंबर पॉजिटिव। तो अदर वर्ड में भी अगर हम लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये है जो हमारी, कहां बताऊं, इसे साफ करता हूं मैं, एक मिनट। अब बता दो पहला आर पॉजिटिव क्या है। ये हमारी नंबर लाइन होती है, ये होता हमारा 0 और ये 1 1 2 3 और आगे तक ऐसे इनफाइनाइट तक, फिर ये -1 -2 और ये आगे तक माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो r0 होता है इसे कहते हैं r0। ये जो हमारे आगे चलते हैं यानी पॉजिटिव नंबर जो इन्हें कहते हैं हम r पॉजिटिव यानी रियल नंबर पॉजिटिव, और ये जो है हमारे इधर ये यहाँ पे रियल नंबर नेगेटिव। तो ये जो r पॉजिटिव है इसका मतलब है कि 0 से आगे आगे वाले यानी जो हमारी x की वैल्यू है वो 0 से आगे आगे की ले सकते हैं, यानी 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 तो बाहर निकाल दिया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जांपल मतलब ऑप्शन में ये दे या हो सकता है ऑप्शन में ये दे, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन। हमें क्या करना, बस इनकी डोमेन फाइंड करनी है। तो बाद में क्या करेंगे, देखो अब बहुत सारे तरह के फंक्शन आने वाले हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन वगैरह। जब सारे हम फंक्शन करा देंगे तब हम एक अलग से लेक्चर लेंगे बिल्कुल रेंज का, क्योंकि सारे फंक्शन का मिला के लेंगे रेंज का। ठीक है, तो बस इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले डोमेन की। देखो अंडर रूट के अंदर वो चीज है, अगर x अंडर रूट है मतलब अंडर रूट के अंदर x है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या है, अंडर द क्यूब, ये क्या है अंडर द क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं 1/3 पावर में। तो इसके अंदर आप माइनस भी लिख सकते हो और प्लस भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यानी इसका डोमेन क्या लिखेंगे हम, देखो अगर ये केवल अंडर रूट होता तो ये कहां पर नॉट डिफाइन होता, ये वहां पर नॉट डिफाइन होता जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती। लेकिन ये क्या है अंडर द क्यूब, यानी इसकी चाहे अंदर वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो 0 हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसकी बात करें तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा कब नॉट डिफाइन होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी x - 1 और x - 2 जो लिख रहा है अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन, यानी 0 नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 और 2, x की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f लिख दो या y इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर लेकिन 1 और 2 को छोड़कर। ठीक है, पॉज करो, नोट करो।